नूर साहब, दो इदारे आमने सामने इस वक्त खड़े हुए हैं, क्लैश ऑफ द टाइटन्स जिसको कहते हैं वो नज़र आ रहा है। और मुझे चंद साहब की वो बात याद आ रही है, मुख्तारिया कल बद गई है। इसमें किधर आपको नज़र आ रहा है, हु इज़ गोइंग टू ब्लिंक? देखिए बीबी, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आप एक तीसरे इदारे की बात नहीं कर रही हैं, जो पार्लियामान जहाँ से ये बदनसीब आ रहा है। और मैं वहाँ पे 3:45 बजे से बैठा हुआ था और वहाँ पे डिले अभी इजलास हो रहा है, अभी इजलास हो रहा है, अभी इजलास हो रहा है। और वहाँ पे इस वक्त जो मेन पिलर पाकिस्तान की सियासत के बने हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान। तो वो जो उनके चाहने वाले एक ज़माने में कहा करते थे मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, तो मौलाना आ ही रहे हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमारे यहाँ दरअसल ये तो एक इदारे हैं, यानी कि दो इदारे हैं। आप कह रही हैं इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट। अब एक नया पवाड़ा पैनल है, वो ये है कि इट इज़ ऑलमोस्ट क्लियर, वरना अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तशरीफ ला रहे हैं जिस वक्त हम हमजा शहबाज साहब फ्रांस से वापस ना आते। वो तो खैर आना ही था, उनके अपने अब्बा की हुकूमत है, उनको बचाना और उनको आगे बढ़ाना, उनका आना कोई इतना मानी नहीं रखता, लेकिन मियाँ साहब का खुद चल के जाना। अब हमारे यहाँ 3-4 रोज़ से ये गलतफहमी फैलाई जा रही थी कि मौलाना साहब डट गए हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने जो है वो नई हुकूमत का साथ देना। मोहसिन भाई को याद होगा, एक ज़माना था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही ने एक साहब थे नवाज शरीफ, उनकी हुकूमत बहाल की थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, तो पंजाब से लॉन्ग मार्च ला रही थी। उन दिनों आर्मी चीफ हुआ करते थे अब्दुल वहीद काकड़। उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा और बीवी को बुलवाया। उन्हें कहा कि जी आप क्यों आ रही हैं? उन्होंने कहा मुझे नए इलेक्शन चाहिए। उन्होंने कहा हम आपको इलेक्शन दे देंगे, आप ऐसा करें कि अपना। उन्होंने अपने किसी इत्तेहादी से मशवरा नहीं किया और उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। उसके बाद एक काकड़ फार्मूला आया और उस काकड़ फार्मूले ने कहा कि सदर गुलाम इसाक खान भी इस्तीफ़ा दें और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस्तीफ़ा दें और नए इलेक्शन। अब बीबी होने लगा है मौलाना फजलुर रहमान फार्मूला, ना काजी ना मंसूर। आगे समझ, उसमें उनका चेहरा भी रहेगा। वो पीटीआई को कहेंगे कि यार तुम्हें सबसे ज़्यादा अफसोस ये था ना कि काजी फाजी साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी, वो हमारे साथ बड़ी ज्यादती करते हैं। दूसरी तरफ ये था कि वो आ गए तो भाई हमें घर भेज देंगे। तो अब ये कि मौलाना फजलुर रहमान का काकड़ फार्मूला आया है और वो उस फार्मूले पे काम हो रहा है। अब वो फार्मूला जब आएगा तो वो एक मुख्तारे दी गल होर बन जाएगी, वो कैसे एग्जीक्यूट होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जब आप ये कहते हैं तो आगे आपने डॉट 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 डाल दिया है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। नो साहब, मैं सही समझी हूँ? डॉट 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 जो आगे इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, फिर आप कहते हैं मैं आपको तंग करती हूँ, आपसे चीज़ें जो हैं वो। बीबी बात ये है कि अगर उन्होंने डॉट्स लगा के आप ये कोशिश किया कि आपका प्रोग्राम चल जाए तो मैं उसे रुकवाने की क्यों कोशिश करूँ? खुदा के लिए मतलब ये कि कोई रहम करे और घर भी जाना है, वो पे घर भी जाना है। पता ये चले कि जी इस उम्र में जो है, अरे साहब आपसे वो तो ठीक है जी, वो उन्होंने आपसे कुछ भी सवाल किया, आपने क्या करते रहे इतने अरसा, आप क्या क्या है। देखिए जो बुनियादी बात है आप उस तरफ क्यों नहीं जा रही हैं? बुनियादी बात के बुनियादी बात नहीं, बेग साहब ने जो कही है अवाम के लिए कुछ नहीं। आइए फेस कीजिए, हो क्या रहा है कि ये सारा झगड़ा हमारे हुक्मरानों के माँ। बिल्कुल बिल्कुल, That's exactly what I said in my intro. बीबी मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। अब उसमें मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे कैमरे के पीछे लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें चाय दी है, जिन्होंने पानी दिया है, उन बेचारों का सारे पूरे झगड़े में क्या है? सही है, ठीक है, नथिंग। लेकिन ये है कि अब ये हो रहा है। जब आप पार प्ले करते हैं बीबी, तो फिर ये भी देखना चाहिए आपको किसी और कॉन्टेक्स्ट में। मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक बात कही थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस पर हमला कर दिया हिटलर ने, तो उस वक्त एक ग्रैंड अलायंस हो गया जी, यानी कि कम्युनिस्ट भी बनना कि उससे पहले उन पर था। तो भाई स्टालिन जो है वो तो रूस का, वो तो कम्युनिस्ट था, तो दहरिया था। उसको उसके किसी मशीर ने कहा कि देखिए साहब ये कितना बड़ा अलायंस बन गया है अगेंस्ट हिटलर, तो आप एक ऐसा करें कि आप एक फ़ोन जो है ना पॉप को भी कर दें, पॉप जो है। तो उसने उसको देखा और कहा हाउ मेनी ब्रिगेड्स ही हैज़। तो सवाल ये होता है भैया कि इदारे होते हैं
اور اداروں کے علاوہ ہوتی ہے قوت نافذہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو انفورسمنٹ، اب مثال کے طور پر ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آج پارلیمان کے اجلاس کو روک سکے کہ جی پریونٹیو سٹرائک کرتے. نہیں کر سکتے. وہ وہی کر سکتے تھے وضاحت. اب بات یہ ہے کہ وضاحت جب اتنے دنوں بعد آتی ہے تو جان کی امان پاتے ہوئے میں یہ عرض کرنے کو مجبور ہوں کہ آپ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں نا. جب آپ پالیٹکس کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ٹائمنگ کے ساتھ آپ ایک سٹرائک کریں گے، تو وہ لوگ جن کا دھندا ہی سیاست ہے صبح شام، ان کو تو آپ ٹرمپ نہیں تو کر آپ سکتے. ان کی فیلڈ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط بات بٹ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا. بات ابھی جس طرح جو 18ویں ترمیم جو ججز کی تقرری کا جو سلسلہ تھا، اس میں پیپلز پارٹی چلیں یہ کہتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو زیادہ با اختیار کر رہے ہیں، اور پارلیمان کے پاس اگر اسٹرینتھ جاتی ہے تو میں اور آپ بیگ صاحب ہم کو اس کو اپوز نہیں کر سکتے. بٹ جو اس وقت ریئلسٹکلی اسپیکنگ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی سپریمیسی میں اضافہ ہوگا؟ بیکاز آبویسلی دین سپریمیسی میں اضافہ ہوگا، دل بی ایبل ٹو ڈیلیور ٹو دا پیپل. یا آپ سمجھتے ہیں کہ دس وڈ بی اے کرب آن دی انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے؟ بیوی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بہت ایک پڑھا لکھا سوال کیا ہے. بنیادی بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو حساب برابر کیا جائے گا. بیلنسنگ ایکٹ. دونوں جماعتوں کے بیوی گلے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو گلہ یہ ہے کہ پہلے ان کے بانی چیئرمین کو کسی فوجی عدالت کے ذریعے نہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ذریعے جو ہے سزائے موت دی گئی. اور بھٹو صاحب کی تیسری نسل جیسے وہ کہہ رہے ہیں، ان کو پھر بتایا جاتا ہے اوہو وہ فیصلہ ذرا منصفانہ نہیں تھا. تو چلیں ان کی تو تیسری نسل آئی. نواز شریف صاحب ذرا خوش نصیب تھے، انہیں کچھ ہی عرصہ قبل جو ہے تا حیات نااہل قرار دے دیا گیا تھا. تو بیسیکلی ان دونوں نے اپنے یہ سکور سیٹل کرنے ہیں کہ بھائی آپ اور ادھر ایک اور ایڈ ہوتا ہے کہ ان کے ایک وزیر اعظم کو بھی ایک چٹھی نہ لکھنے پر گھر بھیج دیا گیا. اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ بھیا جتنے بے وقار ہم پارلیمان والے ہیں آپ بھی ہماری طرح ہو جائیں، آئیے دونوں اکٹھے اپنی اوقات میں رہیں. یہ ہے سیاسی، اور اپنا حساب بھی برابر ہو جائے گا. میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں اس میں میرے اور آپ کے پلے کچھ نہیں آئے گا، بٹ دیر از سیڈسٹک پلیجر کہ بھائی لو جی ہوں اپنا ٹھنڈ پہ گئی جی حساب برابر ہو گیا جی. اور سیڈلی آئی ایم سوری ٹو سے دس کہ افتخار چودھری صاحب نام نہاد عوام کی محبت پہ جب وہ واپس لوٹ گئے اور جس انداز میں ہی اسٹارٹڈ کنڈکٹنگ، اور اس کے بعد وہ جو ثاقب نثار صاحب عدالتوں پہ جا کے ایس ایچ اوز کی طرح تھانے مار کے لوگوں کو اچھال رہے ہیں، آئی ایم سوری دے آسک فار اٹ ایز ویل. آئی ایم سوری. تو کاش کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا کہ ایک عام آدمی تک انصاف کی رسائی آسان ترین بنائی جا رہی ہوتی. ایسا ہرگز نہیں ہو رہا. دونوں برابر ہو جائیں گے اور بالآخر قوت نافذہ کے آگے سرنگو رہیں گے. یہ اتنی سی بات. اچھا لیکن انس صاحب آپ آج سارا دن آپ نے آپ اسمبلی میں جو تھے اور بار بار ایک ڈیڈ لائن تو دوسری ڈیڈ لائن، نئی ٹائم لائن، نمبرز کی اگر بات کریں اینڈ یو انڈرسٹینڈ نمبرز وے بیٹر دین وی ڈو آئی تھنک. اب تو مینگل صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ. جو 2 لوگ ان کے تھے وہ بھی کم ہو گئے. چلے مولانا تو آ ہی جائیں گے. پھر اگین اس جو یہ سپریم کورٹ کی طرف سے 8 ججز کا کل فیصلہ جو یہ آیا ہے، وضاحتی بیان آیا ہے، اس کے بعد پھر یہ نمبرز کہاں سے پورے ہوں گے؟ خواجہ آصف صاحب پروگرام میں تھے تو ان سے میں نے پوچھا، میں کہا خواجہ صاحب پھر جو وہ 40 لوگ ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ان کو جو ہے آؤ بھگت ہو رہی ہے ان کی. کہتے نہیں جی ہماری طرف جو آ جائے ہم تو ویلکم کرتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی ہے اور ہنسنا شروع ہو گئے کہ اگر وہ آنا چاہیں. وہ اسی لیے تو انہوں نے نصرت صاحب کے جواب سے پہلے انہوں نے یہ جو اپوزیشن ہے اس کے لوگ ان کے پاس ہیں پی ٹی آئی کے. اچھا وہ میں دیکھیں بھی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے تحریک انصاف والے ہیں نا، ان کا بھی پرابلم یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ سیکھا ہم نے، نہ سیکھی ہوشیاری. انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے، سیاست نہیں سیکھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ خلق خدا کو یہ میسیج دینا چاہتے تھے نا کہ یار اس سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ عدالت پہ کنٹرول کے لیے، اور اس عدالت پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے جو بقول ان کے عوام کی مقبول ترین جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے حق سچ کے فیصلے کر رہے ہیں. پلیز میری رپورٹر کی بدقسمتی میری آئی ہے، اور ڈیسٹی آف دا گورنمنٹ دیکھیں کتنے دنوں سے اسلام آباد کنٹینرستان بنا ہوا تھا. آج میں 4 مختلف جگہوں سے جان بوجھ کر وقفوں سے اسمبلی سے آیا اور واپس گیا. کچھ نہیں ہے.
ऐसे खुला है कि जैसे साफ, यानी दे आर सेइंग कि डेयर लाओ। अब कहाँ है अली अमीन गंडापुर? अरे यार आप तो अफगानिस्तान जा रहे थे, लाओ ना आज। हफ्ता एक हो गया, एक हफ्ता अरे और। बीबी लाओ ना, आज लाओ क्राउड यार। आज पार्लियामान के बाहर लाखों का मजमा होता, मैं देखता किस तरह हिम्मत पड़ती किसी को। आप दूसरी तरफ भी तो देखिए ना, ऑडेसिटी ये है कि हुकूमत कह रही है कि देखो हम तो जा रहे हैं इस तरफ। बाकी जब हालत आपकी अपनी कमिटमेंट ये हो, दूसरी मेरा अपना ये ख्याल है कि इन्होंने ये जो एक गलती की, कभी आप सुन्नी इत्तेहाद तहरीक में भी जा रहे हैं, फिर कुछ नग बचा के वो आज़ाद भी कर दिए वो गए। सभी कह रहे हैं, और आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, 4-5 लोग अभी भी आज़ाद हैसियत में, एक शायद कोई इलियास साहब हैं, कोई घुम्मन साहब के हैं, पास मौजूद हैं, इसीलिए आखिरी जो नंबर रह गए हैं वो मौलाना के पास हैं और मौलाना तरले करवा रहे हैं। और मौलाना बड़ी होशियारी से वो जो तरले करवा रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उस पर वाह वाह करेगी। और हत्ता के पीटीआई वाले भी कहेंगे कि यार देखो ना, उन्होंने तो बड़ा असूली मौक़िफ़ लिया है कि साहब ये इनकी हम वो बढ़ाएंगे नहीं। देखिए सबसे जो बारीक काम है, बारीक काम ये है कि पैनल आए जजेस का, जैसे आर्मी चीफ के लिए आता है या दीगर ओहदों के लिए आता है, पहले ऐसे था, पैनल आता था कमेटी उस पर टिक कर दिया जाए। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अभी तक टिक किए हुए थे ना जनरल ज़ियाउल हक, हेलो हैं, जनरल मुशर्रफ भी टिक हुए थे ना, तो चीफ जस्टिस को यार टिक कर लोगे तो क्या जमानत है कि वो फिर उसके बाद कोई जो बात कर रहे थे मोहसिन साहब की, पता नहीं कौन सा तावीज़ है, कुर्सी पे आने की बस देर होती है। वो अगला मोड़ जुदाई का उसे आना है, वो तो आएगा। ये एक किसी ज़माने में टीवी पे बहुत चलता था हमारे बचपन में, तो उसका मिसरा है। तो देखते हैं, ये तमाशे लगे हुए हैं। लेकिन अफसोस होता है मुझे, हुकूमत से ज़्यादा अफसोस मैं दियानंदारी से कह रहा हूँ, आप जो मर्जी कर लें, जमहूरियत में हुस्न बरकत जो है वो पैदा करती है अपोजिशन जमात। ये एक शर्मनाक बात है। जमहूरियत कहाँ है? तमाम तर बातों के बावजूद मौजूदा पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात अददी एतबार से आज के दिन सड़कें, कंटेनर हटा दिए गए हैं और वो हमें एक्चुअली बस वो लाचार, वो ना नुसरत साहब वो जमात नहीं है, वो एक बंदे का डिसीजन है। ये जो पार्लियामान में लोग आए, इन बेचारों की कोई औकात नहीं है। साहब आप कह रहे हैं कंटेनर हटा दिए, वो कह रहे हैं हम कबूल ही नहीं करेंगे, तो शायद कल लग जाए कंटेनर। मेरा ख्याल है ये इन्होंने ट्वीट किया होगा। मैं तो बेचारा, मैं तो पाकिस्तान के अंदर, देखिए वीपी, मैं तो कानून का एहतराम करने वाला, आपके पास आ नहीं रहा। नहीं, मैं तो भाई पाकिस्तान में बैन है तो मैं तो नहीं, मुझे तो आप रेफर कर रहे हैं। फिर आपकी रोज मैं ट्वीट्स देख के सीखती हूँ, मैं रोज ट्वीट्स आपकी देख के सीखती हूँ, वो कहाँ से आती हैं? वो जिस वक्फे पे आता है मैं उस वक्त करता हूँ। लेकिन टेक्निकली मैं ये समझता हूँ, खैर, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये ट्वीट पढ़ने के बाद इन्होंने ये रास्ते खोले होंगे, इंतज़ामिया ने, इन्होंने कहा कि आके बहाते सही। बात मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, चलें जी ये तो छोड़ें, वेयर आर बार एसोसिएशंस? आई वाज गोइंग टू कम टू दैट, बिकॉज ये एक बड़ा हवा बनाया जा रहा था, बार वाले निकल आएंगे, जुडिशरी बड़ी इनग्रेस है, ये जो हमारे इनकमिंग चीफ जस्टिस है वो उस, हाँ, तो आज क्यों नहीं नजर आ रहे? अब ये देखिए ना, आप जो मर्जी कह लें, आजम नज़ीर ताड़ वकला की पॉलिटिक्स के पुराने खिलाड़ी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। अब वो ये जानते हैं कि क्या क्या करके किस किस को राम कर, किस तरह मैनिपुलेट करना है, हाँ ठीक है। अब बाकी ऑफिशियल ग्रुप के हैं हमारे हामिद खान साहब। हामिद खान साहब को वकला की मूवमेंट चलाना नहीं आती है, वकला को प्लेस करना आता है, सही है, ठीक है। चेंबर वो जो यानी प्लेसिंग होती है, ठीक है ना, वो चैम्बर की सियासत। अच्छा, अब अगर बार भी एक्टिव नहीं है, खल्के खुदा भी एक्टिव नहीं है, हुकूमत ने कंटेनर दिखाया हुआ है, वो ये कहेंगे जनाब कौन कह रहा है? ये देखिए, अगर अवाम वाकई अपसेट होते तो इस वक्त क्या आलम होता। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें यही मुसीबत है कि ट्विटर लिख के ना हालात नहीं बदले जाते। बट ट्विटर ने अरब स्प्रिंग लाए थे, तो आजकल कौन बैठा हुआ है वहाँ पे? अस्सीसी। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने ट्वीट लिख के हमें वहीं पहुंचाना है तो मेहरबानी है ये छोड़ दें। वैसे ही कहेंगे ये बैन है और मैं जेल में हूँ, पता नहीं कौन मेरा नाम। दूसरी बात ये साहब, पिछले 30-35 साल से आपको ये बताया जा रहा है कि वो जो इस वक्त ऐवानों में बैठे हुए हैं
वो तो सबसे बड़े डाकू हैं इस चोर और मुल्क के, लुटेरे। चोर लुटेरे हैं, मिस्टर 10% और इस हैं। नैरेटिव को सबसे ज्यादा प्रमोट किन्होंने किया? जी, मैं वो हमारी आजाद अदलिया ने। जी। मैं माफी चाहता हूँ जब जी, जी। इफ्तिखार चौधरी साहब जी, के जी, जी, ज़माने में बिल्कुल, आई। ठीक है ना बिल्कुल। जी। रसीदें किसने मांगी? जस्टिस साकिब निसार निसार ने। उन्होंने अपनी देखिए, अब उस वक्त मेरे जैसे बंदे फरियाद करते रहे कि यार वजीर आजम साहब, अगर आपको GIT के सामने पेश होना है नवाज शरीफ साहब, तो खुदा के लिए इस ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर जाएं। मैंने कहा अगर ये आलम हुआ तो आइंदा वजीर आजम SHO के सामने पेश हुआ करेगा। हमारे जैसे बंदे रोते रह गए। अब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मैं आपको दयानंदारी से बता रहा हूँ। अभी जैसे हम बैठे हुए, हमें तो अदलिया पे हम लगे, आज यमन से एक मिसाइल उठता है और वो इजराइल के ऐन हार्ट में पहुंच जाता है। डोंट यू थिंक इट विल हैव रिपरकशंस इन मिडल ईस्ट? ये तेल की कीमत जो यहाँ गिर के हमें कोई रिलीफ आ रही थी, ये कहाँ से कहाँ ले जा सकता है? इसका ईरान के ऊपर क्या रिपरकशंस हो सकती हैं? हम तो अपने बैठे हुए हैं कि चलें एक इदारा जीत गया, दूसरा हार गया, एक एक क्लिप हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन डॉक्टर साहबा प्लीज़, क्या हमने अपने आप को ज़हनी तौर पर इतना तैयार किया है जिसमें आप और मैं बराबर के शरीक हैं, मुजरिम हैं, हम वी आर पार्टनर्स इन क्राइम? क्या हमने लोगों को ये नैरेटिव दिया है कि हम इस वक्त इंटरनेशनली भी किस सिचुएशन में? नहीं, हमारे लिए चस्का ये है कि ये लड़ाई है, इसमें किसी को हक बनाओ। किसी का दिल करता है बदलिया को हक पे खड़ा कर देता है, किसी का दिल करता है तो और सबके पास अपने आर्गुमेंट्स हैं। हर आदमी के पास अपने अपने बंदे को हक पे खड़ा करने के लिए दलाइल मौजूद हैं। मैंने अगर फ़र्ज़ कीजिए बेग साहब को हक बेजानब करार देना है, मैं अपना इधर खड़ा होकर रौनक लगाऊंगा। आपने अगर मुझे हक के ख़िलाफ़ खड़ा करना है, आराम से एक पूरा प्रोग्राम हो गया जी, अल्लाह खैर सल्ला। हम लोगों के साथ उनको ये बिल्कुल बता ही नहीं पा रहे हैं कि वेयर वी आर हेडिंग टू। एंड इट्स, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, डॉक्टर साहबा दोबारा कह रहा हूँ, जमहूरियत में हरकत और बरकत अपोजिशन डालती है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि आपकी पार्लिमान की सबसे बड़ी और इस वक्त जेन्युइनली अवाम में एक मकबूल जमात जो है, वो सब कुछ कर रही है, सियासत नहीं कर रही है। लोगों को अवेयर, वरना आज करते ना, बताते कि भी इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। मतलब एक आम आदमी को क्या पता है इस तरतीब में क्या होना। सरदार अयाज सादिक ने प्रोडक्शन ऑर्डर, उन्होंने देखिए एक इनिशिएटिव लिया। Yes. और After a lot of मैं pressure. आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ, अपनी जमात के ठीक ठाक तकड़े लोगों को नाराज करते हुए, जिनमें से एक साहब ख्वाजा आसिफ की नाराजगी। माजरत में इंटरजेक्ट करूं, वो इतना एविडेंट है। माय मदर इज अ ले पर्सन, वो कोई देखती नहीं है। उन्होंने मुझे जब वो सेशन देखी थी, लग रहा है कि अयाज सादिक इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर टुडे, नजर आ रहा था, उनकी शक्ल पे नजर आ रहा था। प्लीज। अब ये है कि जब वो मौसूफ ने ये कर लिया था, तो उसके बाद देखिए एक बड़ी अच्छी स्पेस बची थी PTI के पास। साथ ही आ गई मिसाल के, और जी वो एक ऐसा बनाया जी पार्लियामान की कोई रिस्पेक्ट। यार फॉर गॉड सेक, उसमें आओ। अच्छा, दूसरी तरफ उसी दिन साथ में आप खड़े होकर कह रहे हो कि जी इनके तो सिर्फ 17 मेंबर हैं, बाकी सारे जो हैं वो फार्म 47 के हैं। यार अगर आप ही की दानिश में ये जो पार्लियामान है ये फार्म 47 की पैदावार है, तो फिर इसकी कोई क्यों वक़्त करे, क्यों इज्जत करे? और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब, अगर ये बेवक़्त पार्लियामान है फार्म 47 की, तो आप इसमें क्यों बैठे हुए हैं? आपको भी जाना चाहिए ना। मार्च 7, 1977 के बाद जब अपोजिशन ने कहा कि जी मसीह पैमाने पर धांधली हुई है, तो दे डिडंट गो टू पार्लियामान एंड दे आल्सो बायकॉटेड, जो 3 दिन बाद सुबह से उन दिनों 3 दिन के वक्फे के बाद होती थी। एंड देन फाइनली उसके बावजूद हमें जमहूरियत नहीं मिली थी, जनरल ज़िया-उल हक मिले थे, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन बहरहाल यार, या तो ये कहें कि भी अब आ गए हैं, ओथ उठा लिया है, तो इतनी बड़ी स्पेस में यहाँ की लार्जेस्ट पार्टी होते हुए लेट्स टेक द चांस, वो भी नहीं करना। गंडापुर साहब एक हफ्ते बाद लेंगे ना चांस? उन्होंने 15 दिन का कहा था कि वो नहीं, वो बढ़ के मारने से रियासतों में कोई तब्दीली नहीं आती। नहीं होता, यू हैव टू पार्लियामान को मजबूत करने के लिए। वो सिर्फ एक बंदे को जेल में खुश कर रहा है बढ़ के मार के कि मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। बस थोड़ा टाइम रह गया। और जेल में उस जैसे बहुत से कैदी हैं जो कहते हैं बस मैं अभी जा रहा हूँ, और उसी चक्कर में उनको 10-10 साल जेल में हो गया। तो इसके भी आने का कोई चांस नहीं है।
अच्छा, एक चीज़ और अभी जो हम देख रहे थे, जो अभी आप दोनों ने इस बात पे कहा कि जब इस मुल्क में कुर्सी के पास कुर्सी पे कोई आज विराजमान हो जाता है तो उस पर तावीज़ होता है क्या, वो फिर वो अनकंट्रोलेबल है, फिर हम सोचते हैं उसको कैसे जो है बदलना है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसकी एक बड़ी मिसाल है। खान साहब कितनी इनकी तारीफ़ें किया करते थे और आज इनको जो है वो मेरे ख्याल है गालियाँ देते हुए थकते नहीं हैं, माजरत के साथ। अब एडिशन जो लेकिन इसमें हो रही है, शायद इसको कंट्रोल करने के लिए क्या वो जो एड हॉक जजेस लाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका एक तो एड हॉक जजेस का जो एक उनका उनका अपॉइंटमेंट का सिलसिला है, तरीक़ाकार है, उसमें भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि उसमें चेंजेस, उसमें तरमीम की जाएगी। वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड होंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज देखिए सीधी सादी बात है, अब मैं बात करूँगा, अल्लाह ताला मुझे महफूज रख, आमीन। अब वो ये कि एड हॉक जजेस से देखिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ना, तो बार एसोसिएशंस की खामोशी भी फिर जायज़ हो जाती है ना। लेकिन नहीं देखिए ना, अगर कोई कुछ तो परमानेंट भी तो होना है ना। मैं इसी पे, वो जो 2 आए एड हॉक, वो सिर्फ ट्रिब्यूनल्स के लिए तो नहीं आए ना सर, जो अभी 2 अपॉइंट हुए और भी जो होंगी ना, तो क्या हो जाएगा उसमें। देखिए इस मुल्क में जहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, अगर कुछ सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट इज रैम्पेंट, हाँ ठीक है, अगर किसी सेक्टर में बेहतरी आती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो व्हाई आर यू ऑब्जेक्टिंग टू इट? मुझे ये समझ में अप्लाई ना करिए, वही ना काश के उसमें ये है। लेकिन मैं आपको दोबारा दयानतदारी से कह रहा हूँ कि इस वक्त भी सारे मामलात को निपटाने की गुंजाइश मौजूद थी। मैं समझता हूँ कि we could have turned a new page the day ये जो मिसाके पार्लिमान वगैरह करने के चक्कर में पड़ गए थे। साथ में वो जो जेल में बैठे हुए थे उनको दोबारा 1970 याद आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी बताया ना जी, इन लोगों की बेचारों की कोई उनका सीधा साधा है, या तो इन्हें छोड़ो, इनसे माफी मांगो, वरना ना खेडांगे ना खेडन देंगे। वो कहता है मैं जेल में हूँ, तुम कौन हो? तुम तो मेरी वजह से वहां पहुंचे हो ना, और आप बैठ जाए कमेटियों में फैसले करने, और वो अंदर बैठा हुआ, वो अपने अलावा इतना खुदगर्ज शख्स है, वो अपने अलावा तो सवाल ही पैदा नहीं दे, चाहे आग लग जाए इस मुल्क को, ही डोंट केयर। वो चाहता है मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है। तो ये बेचारे क्या डिसीजन करेंगे? ऐसे भागे फिर रहे हैं, कभी उधर फोटो शूट हो रहा है, दे कुड नॉट मेक वन डिसीजन। बट इन द एंड हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। इससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ख़राब होंगी। इंस्टीट्यूशनल क्लैश तो आएगा ना सर। वो जो 8 जजेस हैं, वो आपका ख्याल है जो अभी ठीक है, नौकरियां जो हैं वो आप कह रहे हैं कि एक अनएम्प्लॉयमेंट की उसमें कमी आएगी, बट वो क्या प्लेकेट कर सकेंगे 8 जजेस को? देखिए मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ ना कि मेरे उन मोहतरम जजेस ने जिनको होगा, क्या उन्होंने खल्क़ खुदा की एक बेपनाह अक्सरियत के लिए कोई फ़ैसला किया हो? तो जब है ना, अब जिनके लिए किया था वो रहे वज़ू करते। मैं आज ही कह रहा हूँ ना, आज तरमीम हो रही थी तो जिनके लिए ये डेयरिंग की, मसलन कि ये कहा कि जी हमने मुकम्मल इंसाफ देना है, वो जमात जो कि प्ली भी लेकर नहीं गई थी, उसे कहा गया कि उसे रिकग्नाइज करो। ठीक है, आज वो जमात कहाँ है? हरकत में आप इस वक्त एक यानी प्रोग्राम करें, मैं उसमें एक बात करता हूँ और वो उसमें मेरा कोई भी ज़ाती फ़ायदा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें एक फ़रीक को उसका फ़ायदा है, मैं उसकी वजह से मुसीबत में आता हूँ और वो फ़रीक मेरा वाकिफ़ ही ना बने, तो आप मुझे बताइए आइंदा कौन जज ये जुर्रत करेगा कि यार मैं खामखा का मुझे क्या पड़ा है? लेट्स फोकस ऑन योर वर्क और अपनी तनख्वाह लो और मुराद लो। अल्लाह खैर सल्ला। वाई मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया कि वो रहे वज़ू करते वाला सीन नहीं है।